किस कोई नाम ले, आज तक लोग बोलते थे कि नेटवर्किंग से क्या कोई किया, कम से कम कोई फक्र से बोले कि नेटवर्किंग से जिला का सबसे महंगी गाड़ी कोई लेके चलता है तो वो नेटवर्कर है। 100 रुपया कमाने के लिए 1000 लगाना पड़ता है, 1000 कमाने के लिए लाख लगाना पड़ेगा, और हमको कमाना है 1 लाख रुपया तो करोड़ों लगाना पड़ेगा, और वो जबकि मेरे पास में नहीं है। तो मेरे माइंड में एक ही चीज फिक्स था कि मेरी काबिलियत नहीं है जो कि मार्केट में मैं 1 लाख रुपया कमा पाऊं, लेकिन डायरेक्ट सेलिंग एक ऐसी इंडस्ट्रीज है जो कि 1 लाख नहीं, हमें करोड़ों रुपया भी ये कमा के दे सकती है। इसलिए मैं लगातार कंटिन्यू, कभी मैं निगेटिव हुआ ही नहीं। तो मैं पूरी तरीके से पागल हो गया डायरेक्ट सेलिंग में कि लाख रुपया कमाना है, गाड़ी खरीदनी है। मैंने बोल रखा था कि अपने एरिया की सबसे महंगी गाड़ी लेके आएंगे, तो 72 लाख की वोल्वो जैसी गाड़ी अपने जिला की सबसे महंगी गाड़ी लेके मैं गया था। बहुत ज्यादा कर्जा हमारे दरवाजे पे, मतलब कर्जे वाले ही दौड़ दौड़ के आते थे, पड़ोसी रिश्तेदार लोग उदाहरण देते थे कि उसके जैसा कभी मत बनना। कोई मेरा नाम ले लेता था, कोई शादी में तक नहीं पूछता था। अपनी हालत ही ऐसी हो चुकी थी, किसी का नहीं सुनता था, बस सुनता था अपने धंधे की, अपने बिजनेस की। मैंने कभी किसी का सुना ही नहीं, न माँ का, न पत्नी का, न किसी का नहीं। पैसा आया तो भी, नहीं आया तो भी थी। और आज भी मैं लोगों को बोलता हूँ कि भाई ये तुक्का नहीं है, ये प्रॉपर है, सीखना पड़ेगा। अगर आप 2 घंटा काम करेंगे तो मैं 3 घंटा काम करूंगा, 4 घंटा काम करूंगा, तब मैं आपके कह सकता हूँ कि मैं एज ए लीडर, कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो खुद रिस्पेक्ट करे कि नहीं मेरे से ज्यादा काम करने वाले हमारे अपलाइन है। नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है लीडिंग लीडर्स के इस नए पॉडकास्ट में, जिसका उद्देश्य आप सभी में लीडरशिप स्किल्स को डेवलप करना है, भले ही वो किसी भी प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हो। क्योंकि लीडरशिप स्किल आज के दौर में एक सामान्य इंसान को एक बड़ा बनाने में मदद करती है। और हमारा यही उद्देश्य है कि हम अपने पॉडकास्ट के माध्यम से लोगों को प्रगतिशील बनाएं, क्योंकि विकसित लोग ही विकसित देश की आधारशिला होते हैं। और आज इसी क्रम में हमारे साथ जुड़ गए हैं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के एक उभरते लीडर, जिन्होंने यंग एज से ही अपनी मेहनत, लगन और खुद पर किए गए विश्वास की बदौलत इंडस्ट्री में अब एक मुकाम हासिल कर लिया है, और ना सिर्फ अपने गांव को बल्कि पूरे बिहार को गर्व के पल दिए हैं। जी हां, हम बात कर रहे हैं जितेंद्र कुमार मौर्य जी की, जो बिहार के मटियारी गांव से ताल्लुक रखते हैं। लाइफ के तमाम स्ट्रगल्स को पार करके इन्होंने बहुत से लोगों को इंस्पायर किया है, और आज ये हम सभी को इंस्पायर करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं। तो बिना किसी देरी के स्वागत करते हैं जितेंद्र कुमार मौर्य जी का। जितेंद्र जी, सबसे पहले तो हम आपका इस मंच पे स्वागत करते हैं। ओके, थैंक यू सर। तो अब यहां से सबसे पहले तो जो हम चीज पूछेंगे वो मेरे ख्याल से एक बहुत जेनरिक क्वेश्चन होता है, बैकग्राउंड कैसा है आपका, कहां से आपने शुरुआत करी अपने करियर की, क्या आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड रहा, और जैसा कि मटियारी गांव, तो मैं मटियारी गांव के बारे में भी कुछ जानना चाहूंगा। चलिए सर, ज़रूर बताना चाहेंगे। अगर मैं शुरुआती अपनी बैकग्राउंड की बात करें तो हमारे घर में, मतलब हम लोग एक किसान परिवार से हैं, और गांव मतलब बहुत मैं पिछड़ा गांव की मैं बात करूं, वहाँ पे एजुकेशन अच्छा नहीं है, नहीं माहौल अच्छा नहीं था। तो हर माँ बाप का यही ख्वाहिश होता है। पिताजी तो खैर हमारे बीमार रहते थे, पिताजी का बहुत ज़्यादा हमारे साथ में सगाव नहीं, जुड़ाव नहीं रहा, लेकिन माता जी का साथ में हमारा कंटिन्यू रहा। तो माता जी ने चाहा कि हमारे लड़के का भविष्य अच्छा हो, तो उन्होंने अपने गाँव यानी हमारे मामा गाँव के यहाँ हमको ट्रांसफ़र हो गया पहले ही। अच्छा। तो ननिहाल में हम लोग रहना शुरू किए, वहीं से पढ़ाई हमारी शुरुआत हुई। तो जो भी वहाँ पे थोड़ा सा अच्छा माहौल था, लोगों के साथ में मैं रहना शुरू किया। तो पढ़ाई के दौरान ही तो कुछ खर्चे हमारे गांव से भी जाया करते थे, तो पढ़ाई में थोड़ा सा इंटरेस्ट मतलब था। लेकिन जब फाइनेंशियल में देखा, और घर की जब हमारे चाचा लोग हमको अलग कर दिए 1996 में, तो घर की स्थिति और ख़राब होने लगी। तो मैं खेती वहाँ पे भी करवाने लगा, ताकि मैं गांव को अपने यहाँ से सपोर्ट कर सकूँ पढ़ाई के साथ साथ। तो ये देखते हुए मेरे मन में एक ख्याल आया कि पैसा सबसे ज़्यादा कहाँ से आता है। तो मैंने देखा कि बिज़नेस से आता है, और एक मेरे रिलेशन वाले थे, वो बिज़नेस ऑलरेडी इलेक्ट्रॉनिक का काम करते थे। तो उनको मैं देख के प्रभावित हुआ, और मेरे को थोड़ा सा इलेक्ट्रिक चीज़ों में थोड़ा सा जुड़ाव था। तो मैं उसमें फील्ड में शुरुआत किया कि मैं पढ़ूँगा, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा पढ़ाई नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि फाइनेंशियल मैं देख रहा हूँ तो हालत ख़राब थी। जाते जाते 10 तक पहुँचते पहुँचते घर से पैसे ना आने की वजह से मेरा कोचिंग करना था वो भी बंद हो गया।
तो मेरे को लगा कि नहीं, अब नहीं करना है पढ़ाई। तो उसी दौरान मैं इलेक्ट्रॉनिक्स सीखना शुरू किया। इसके बाद यूपी बोर्ड से मैंने मैट्रिक और इंटर मैंने फाइनल किया, और इसके बाद में मैं इलेक्ट्रॉनिक को सीख रहा था। तो उसी दौरान मेरे को डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज को देखने का मौका मिला 2005 में। तो जो वहाँ पे डायरेक्ट सेलिंग में अमूमन बताया जाता है कि बिना पैसे का व्यवसाय है, तो मेरे को ये चीज़ें बहुत अच्छी क्लिक की कि 100 रुपया कमाने के लिए 1000 लगाना पड़ता है, 1000 कमाने के लिए लाख लगाना पड़ेगा, और हमको कमाना है 1 लाख रुपया तो करोड़ों लगाना पड़ेगा, और वो जबकि मेरे पास में नहीं है। तो मैं इलेक्ट्रॉनिक को पढ़ाई को मैंने कंप्लीट तो किया, लेकिन मैं वहाँ से जो सर्टिफिकेट मिलता है कि आप उत्तीर्ण हो गए वहाँ से, तो वो मैंने छोड़ दिया, क्योंकि मैं अब पूरी तरीके से डायरेक्ट सेलिंग को देना शुरू कर दिया। और डायरेक्ट सेलिंग में इंट्रोड्यूस कराने वाले हमारे मामा जी, हमारे खास मामा जी, और ज्वाइनिंग करा के वो पीछे चले गए। उन्होंने कहा अब तुम देखो। वो चले गए, लेकिन मैं कंटिन्यू लगा रहा। और घर की स्थिति बहुत खराब मैं कह सकता हूँ कि अब घर का बड़ा होने के नाते मैं पूरी तरीके से पागल हो गया डायरेक्ट सेलिंग में, कि लाख रुपया कमाना है, गाड़ी खरीदनी है। मैं लगातार उस कंपनी में 7 साल तक लगे रहा, और उसी दौरान बहन की शादी भी हुई। कर्जे महाजन लेके मम्मी जी ने शादी तो किया, जैसा कि हर एक परिवार में होता है कि शादी होती है लड़कियों की तो घर से कुछ सामान उनको खरीद के दिया जाता है। तो लेकिन हम लोगों के घर की कंडीशन इतनी खराब थी कि कर्जे में तो शादी तो हो गई, लेकिन सामान नहीं दिया गया। ये बोला गया कि भाई दोबरी बार में जो लड़कियां जाएंगी तो उस समय जाएगा, ये करते हुए नहीं दिया गया। मतलब ऐसी हालत ही नहीं बन पाई, और मैं नेटवर्किंग में पागल रहा, पैसा नहीं कमाया। जब मैं शादी मेरी भी हुई, और शादी भी मैं कहूँ कि ऐसे कंडीशन में मतलब जबरदस्ती से की गई, प्लान दिखाने में लड़की दिखाई गई थी। अच्छा। मेरा सपना था कि मैं जब तक कार नहीं खरीदूंगा तब तक मैं शादी नहीं करूंगा। तो कार तो दूर दूर तक नहीं दिख रहा था, हालत बहुत खराब थी। लोन ले लेके मैंने नेटवर्क मार्केटिंग में काम किया। जब दूसरी कंपनी में मैं ज्वाइनिंग किया तो मैं अपनी जोड़ा 7 साल की इनकम में 50,000 रुपया कमाया था। और आज बहुत सारे लोग डायरेक्ट सेलिंग को इसलिए छोड़ के चले जाते हैं कुछ दिन में, क्योंकि वो पैसा नहीं कमा पाते। तो मतलब मैं कह सकता हूँ कि हम लोग ऐसे परिवार से थे, और बहुत हमारे घर में 2 भाई 1 बहन थी। तो बहन की शादी हुई, भाई ने भी बहुत ज़्यादा विरोध करना शुरू किया घर में, बोला कि शादी हो गई, इनके घर वाली को हम लोग खाना क्यों खिलाएंगे। मतलब बहुत सारी तकलीफ़ें, और हर दिन अगर मैं घर पे जाऊं तो हर दिन गाली सुनना पड़ता था माता जी से। लेकिन मेरे न रहते हुए जब वो अलग करने की बात कर रहा था भाई, अलग करने की, तो माता जी समझाती थी कि ज़्यादा दिन तक नहीं खेलेगा, कम से कम कभी तो जीतेगा। तो हमारी मैडम हमको बता देती कि मम्मी ये बात बोल रही थी, लेकिन वो भी क्या कर सकती हैं, वो भी परेशान थी। बहुत ज़्यादा कर्जा हमारे दरवाजे पे, मतलब कर्जे वाले ही दौड़ दौड़ के आते थे, पड़ोसी रिश्तेदार। क्योंकि अगर मैं बोलूँ SLPS से पहले मैं 12 साल तक डायरेक्ट सेलिंग किया, और 12 साल करते हुए मतलब सिर्फ कर्जा ही मैंने कमाया था। और नेटवर्क मार्केटिंग में चलने के लिए मैं 12,000 की सेकेंड हैंड बाइक परचेज किया पहली, वो भी लोन पे मैंने शुरुआत किया था। तो ये दर्द था कि नहीं, बड़ा करना है, इसलिए डायरेक्ट सेलिंग करना है। और मेरे माइंड में एक ही फोकस था कि 2020 तक आते आते एक ग्राफ दिखाया गया था कि 2020 आते आते 1 लाख रुपया पर मंथ कमाना पड़ेगा, जो अपने परिवार को अच्छे से देखना चाहता है, संभालना चाहता है, उसके लिए। तो मेरे माइंड में एक ही चीज़ फिक्स था कि मेरी काबिलियत नहीं है जो कि मार्केट में मैं 1 लाख रुपया कमा पाऊँ। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग एक ऐसी इंडस्ट्रीज है जो कि 1 लाख नहीं, हमें करोड़ों रुपया भी ये कमा के दे सकती है। इसलिए मैं लगातार कंटिन्यू, कभी मैं निगेटिव हुआ ही नहीं। तो जैसे आपने बात करी कि 12 साल तक आप ऑलरेडी डायरेक्ट सेलिंग में थे, उसके बाद आप रूबरू हुए AWPL से। तो AWPL में आने के बाद कैसे लाइफ चेंज हुई, क्या क्या चेंजेस आए? मैं बोल सकता हूँ कि जो 12 सालों में दर्द मैंने झेला था, SLPS शुरू करने के बाद वो दर्द उससे बड़ा मिलना शुरू हो गया। अच्छा। क्योंकि मैं पिछली कंपनी में कुछ अर्न कर रहा था, और एकाएक मैं यहाँ जब शिफ्ट हुआ तो मैं एक बाइक भी खरीदा था, उसकी EMI देनी मेरे को मुश्किल हो गई। मैं फ्लैट में रह रहा था, मैं 1,000 रुपया के रूम पे आ गया, और उसको भी टाइम पे किराया नहीं दे पा रहा था। बहुत मुश्किल हुआ, लेकिन ये ट्रस्ट था कि जो हमारे अपलाइन लोग हैं, सारे लोग एक जगह से आए हैं और एक प्रोफेशन से सारे लोग थे, तो ये ट्रस्ट था कि यहाँ पे पैसा हम कमाएंगे। मतलब पता नहीं, अंदर से यकीन हो रहा था कि मैं यहाँ पे कमाऊंगा।
इसलिए जो भी दर्द मैंने झेलना पड़ा, यहाँ तक कि मैं बनारस में कई एक रात बिना खाए भी सोया है, क्योंकि पैसे नहीं थे। हमारे अपलाइन प्रणव पांडे सर ने ऐसा विश्वास दिया था, भरोसा दिया। जब एमआई बाउंस होना शुरू हुआ तो हम लोग ऐसे परिवार से आते हैं कि जहाँ घर पे बैंक वाला न जाए तो धमकाते थे लोग। सर ने बोला कि जितेंद्र जी, ऐसी दिन आएगा कि ऐसी बाइक आप पर वीक खरीदने की औकात होगी। तो मैं एमआई का पैसा भी उठा के मैं पेट्रोल में डाल देता था। 24 महीने में 13 बार एमआई बाउंस हुई मेरी। तो वो मैं कह सकता हूँ कि जो 12 सालों में स्ट्रगल था एसलीपीएस में, भले ही हमने कम समय में झेला लेकिन बहुत ज्यादा झेला। क्योंकि हर लोगों को मैं किसी को ज्वाइनिंग नहीं करा सकता, किसी को इस अपॉर्चुनिटी के बारे में बता नहीं सकता कि मैं लाख रुपया कमाऊंगा, करोड़ रुपया कमाऊंगा। और घर वालों तो एकदम, अब उनके लिए तो कुछ कह नहीं सकते कि उनके अंदर कितने आग थे मेरे प्रति जी। लोग उदाहरण देते थे कि उसके जैसा कभी मत बनना। कोई मेरा नाम ले लेता था, कोई शादी में तक नहीं पूछता था। अपनी हालत ये ऐसी हो चुकी थी। ये हालत डायरेक्ट सेलिंग में एसलीपीएस शुरू करने के बाद हुआ। और फिर बाद में जैसे जैसे सीढ़ियां चढ़ते गए। यस, फिर मैंने बोला था कि मैं कार लूंगा। लोगों को यकीन नहीं हो रहा था। मैंने कार परचेज किया। कौन सी कार थी? पहली मेरी i20 मैंने परचेज किया जी 2018 में, और सितंबर या अक्टूबर के एंड में मैंने लिया था। यहाँ तक कि बैंक लोन भी नहीं दिया, क्योंकि ये पिछला सिविल हमारा खराब था। मैं प्राइवेट फाइनेंस से मैंने लोन कराया। कार आई और अगले 2 साल के अंदर मैं ब्लू डायमंड बना। और मैंने बोल रखा था कि अपने एरिया की सबसे महंगी गाड़ी लेके आएंगे, तो 72 लाख की वोल्वो जैसी गाड़ी अपने जिला की सबसे महंगी गाड़ी लेके मैं गया था। और मेरा ये कसम था कि कोई नाम ले, आज तक लोग बोलते थे कि नेटवर्किंग से क्या कोई किया, तो कम से कम कोई फक्र से बोले कि नेटवर्किंग से जिला का सबसे महंगी गाड़ी कोई लेके चलता है तो वो नेटवर्कर है। बहुत बढ़िया। तो ये एसलीपीएस ने मेरे साथ में हुआ 2 साल के बाद। मतलब स्टार्टिंग का फेज AWPL के साथ भी आपका स्ट्रगलिंग था, लेकिन AWPL ने बाद में जाके आपको इज्जत भी दी और जो आपका ख्वाब था गाड़ी तो जी दी। चलिए बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो आपको मतलब कभी ऐसा लगा कि इंडस्ट्री में ग्रोथ काफी स्लो हो गई है, छोड़ देते हैं यार, मतलब कश्मकश दिमाग में ऐसे टेंशन या नेगेटिविटी, नेगेटिव थॉट्स कभी आए हो? मैंने थोड़ा सा एजुकेशन मैंने शुरुआती से, भले बेसिक नॉलेज मैंने नहीं लिया, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग को लेके मैं पहले से थोड़ा सा बुक वगैरह अध्ययन करता था। जी। पहले तो सीडी कैसेट आते थे तो मैं वो खरीदता था, और बुक मैं खरीदता था तो मैं पढ़ता था कि कोई भी बिजनेस इतनी आसानी से बड़ा नहीं होगा। तो मेरे को एकदम पेशेंस बड़े लेवल का था। और आज भी मैं लोगों को बोलता हूँ कि भाई ये तुक्का नहीं है, ये प्रॉपर है, सीखना पड़ेगा, पेशेंस के साथ में काम करना पड़ेगा। आप जो सोच नहीं रखे हैं उससे भी बड़ा ये प्लेटफॉर्म आपको दे सकता है, बस पेशेंस आपको रखना पड़ेगा। बिल्कुल। चलिए, तो अगर मैं ये कहूं कि जितेंद्र जी आपकी एक कोई ऐसी स्ट्रेंथ जिस पे आप बहुत भरोसा करते हो, चाहे वो डायरेक्ट सेलिंग के क्षेत्र में हो, चाहे वो पर्सनल लाइफ में हो, कोई ऐसी स्ट्रेंथ जिसके लिए आप मतलब जिसको आप आंखें मूंद के कि यार ये मेरे पास है। जैसे मेरे पास पेशेंस की बहुत एकदम खदान है, मैं पेशेंस पे अपने बहुत भरोसा करता हूँ। तो आपकी वो क्या स्ट्रेंथ है जो आपकी ग्रोथ करने में हेल्प कर रही है? सबसे बड़ा मेरा एक ही जिद होता था, या तो मैं जीतूंगा या तो सीखूंगा। ठीक है। मैं इस पे बहुत ज्यादा शुरुआती से मैं ट्रस्ट करता हूँ कि जिस काम को मैंने एक बार छेड़ दिया तो उसको छोड़ता नहीं हूँ। जी, या तो विन है या लर्न है। बस, बहुत बढ़िया। ये मेरी सिद्धांत रही है। तो बिहार के मटियारी गांव से आप बिलोंग करते हैं, जहाँ के बारे में आपने ऑलरेडी बताया कि इतना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। तो सबसे टफ फेस क्या था जब आप वहां से बनारस की तरफ आए? तो उस जर्नी के बारे में थोड़ा सा बताइए कि सबसे टफ फेस कौन सा था? वहां तो पहले तो हम लोगों के यहाँ जाने के लिए साधन नहीं था, पहले मतलब रास्ते नहीं थे। जी। रास्ते न होना, गांव में सबसे बड़ी माहौल भी हमारा बहुत मतलब गड़बड़ था। गड़बड़ सेंस कोई एजुकेशनल नहीं, और कोई मतलब जो लड़कों से हमारा, बाहर में मैं रहा ननिहाल में, तो वहाँ पे हमारा किसी से लगाव भी नहीं होता था। तो मैं बहुत ज़्यादा वहाँ कनेक्ट नहीं हुआ। 2-4 मित्र थे तो जो पहली कंपनी में साथ में रहे, दूसरी कंपनी में, लेकिन तीसरी में नहीं आए। लेकिन हमने जो फेस किया कि हम अगर अपने आप को चेंज करना है तो हमें अपने एरिया को चेंज करना पड़ेगा। तो हमने कभी अपने होम टाउन पे नहीं चला। मैंने सोचा कि नहीं, अपने आप को चेंज करना है तो हमें अच्छे जगह पे रहना पड़ेगा। जी।
और ये हमारे अपलाइन ने बताया कि भाई जैसे संगत करोगे वैसा रंग आप पे आएगा ही है, संगत वैसी रंगत। तो हमने हमेशा फोकस किया यहाँ, और माइंड में ये था कि भाई हम लोगों को अच्छा संस्कार नहीं मिला, अच्छी सोसाइटी नहीं मिली, तो बच्चों को भी लेके आना है, तो अच्छा बेस्ट ऑप्शन है बनारस। तो अपने आप को बनारस मैंने सेटल किया, और बिजनेस के पर्पज से भी मैंने यहाँ पे रखा शुरुआती से। तो जैसे जब आप मटियारी से बनारस आए, कुछ दोस्त रहे होंगे, कुछ संगी साथी रहे होंगे जिन्होंने आपको सपोर्ट किया होगा, आपकी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में मेरे ख्याल से ग्रोथ के लिए आपको पुश किया होगा, तो उन दोस्तों के बारे में कुछ बताना चाहेंगे? मेरे दोस्त तो बनारस में नहीं थे सर, लेकिन मैं अपने दोस्तों के जैसे हमारे अपलाइन मिले, और मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा हमारे जितने भी अपलाइन रहे जो कि उंगली पकड़ा के हमको हमेशा चलना सिखाए, जहाँ जहाँ जरूरत पड़ी वहाँ पे हमेशा हमारे साथ में खड़े रहे जी। क्योंकि मैं बनारस में कोई मेरे सर्किल में नहीं था जी। जो भी थे हमारे अपलाइन थे। तो अब जैसे कि हम बात करते हैं कि इतना अच्छा खासा सफर आपने तय कर लिया है, 12 साल डायरेक्ट सेलिंग में AWPL से पहले, और AWPL में आने के बाद आप क्राउन डायमंड तक का सफर तय कर चुके हैं। तो टीम बिल्डिंग की होगी आपने, ऑब्वियस सी बात है। उस टीम बिल्डिंग में लीडरशिप एक एस्पेक्ट होता है जो कि मेरे ख्याल से बहुत बड़ा एस्पेक्ट होता है, आपको रंग से राजा बना देता है। तो लीडरशिप के बारे में क्या कहना चाहेंगे कि लीडरशिप का कितना बड़ा रोल होता है एक टीम को ग्रो करने में? देखिए, मेरा मानना है कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज लीडरशिप पे ही निर्भर है करती है जी। यानी अगर आप 2 से 10 लोगों को अगर आप अपने साथ में रख रहे हैं, यानी आपके अंदर वो हुनर नहीं रहेगी तो आपके साथ में कोई रहेगा ही नहीं। बिल्कुल। और लीडरशिप का मैं अपने आप को अगर मतलब मानता हूं तो लीडर का मतलब होता है पहल करना जी। और जब भी हमको अपलाइन द्वारा या कंपनी द्वारा जो भी चीजें बताया गया तो मेरी डाउनलाइन कर रही है कि नहीं कर रही है, मैंने अप्लाई किया, और मैं अपने टीम मेंबर को बताता था कि देखो मैं ऐसे कर रहा हूं, आप भी करोगे तो तेजी से ग्रोथ आएगी। तो अच्छा, एक अच्छा लीडर बनते कैसे हैं? मतलब हमने टीम तो ग्रो कर ली, लेकिन कुछ लीडर ऐसे भी होते हैं जो अपने लिए काम करते हैं। एक अच्छा लीडर वो होता है जो दूसरों के लिए काम करता है। तो आपके जहन में ऐसा कोई मोमेंट जब आपने मतलब उस, कहते हैं ना कि अपने स्टेटस को एकदम सही तरीके से जस्टिफाई किया, तो एज अ लीडर एक अच्छा लीडर कैसे बनेंगे? मेरा एक ही स्वभाव है कि हमारा काम जिसके साथ में मैं ज्वाइनिंग किया तो कभी मैं अपना चेक पे नहीं फोकस करके मैंने उनके दुख दर्द के साथ में उनके काम को मैंने फोकस किया जी। बिन निस्वार्थ भाव। मैंने आज तक कभी गाड़ी का मीटर नहीं देखा कि कितना तेल जा रहा है और कितना मेरा पैसा खर्चा हो रहा है एक लोगों को डेवलप करने में जी। तो ये करने के बाद में जब वो लोग थोड़ा सा ऊपर आए या बढ़े, तरक्की किए, तो उनके दिल में एक भाव रही कि नहीं जितेंद्र सर द बेस्ट। जी। जबरदस्ती से मैंने अपने आप को नहीं बोला कि मैं तुम्हारा अपलाइन हूं, मैंने अपने आप को ये कहा कि मैं आपको काम करके दूंगा, और अगर आप 2 घंटा काम करेंगे तो मैं 3 घंटा काम करूंगा, 4 घंटा काम करूंगा, तब मैं आपके कह सकता हूं कि मैं एज ए लीडर। कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो खुद रिस्पेक्ट करे कि नहीं मेरे से ज्यादा काम करने वाले हमारे अपलाइन हैं। बिल्कुल। तो जैसे कि हम कहते हैं कि मतलब एक बहुत गहरा प्रश्न है, इसका बहुत गहरा आंसर भी हो सकता है कि लीडर जन्म से पैदा होता है, मतलब पैदा ही होता है और जन्म से ही वो लीडर बन जाता है, या लीडर वो बनता है, उसमें वो काबिलियत होती है? देखिए, कुछ चीजें तो होती है, जेनेटिक भी होती है जी। कुछ लोगों में पाई जाती है, लेकिन मैं कुछ लोगों वाले पे तो नहीं हम चलेंगे क्योंकि हर किसी के अंदर वो क्वालिटी नहीं हो सकती है जी। लेकिन इंसान जिद चाहे तो वो चीज़ों को पाया जा सकता है। उसके लिए थोड़ा सा मुश्किल रास्ता जरूर होगा। जैसे हम लोग डायरेक्ट सेलिंग में इस मुकाम पे आए हैं तो कितनी स्ट्रगल, कितने ताने, ये सब लोग नहीं झेल पाते, क्योंकि 10 साल के बाद हमें याद है कि मैं बहन का सामान जो दिया गया था 10 साल के बाद दिया गया था, तो वहाँ से मतलब बहुत सारे दर्द हैं जिसको मैं बयां करूं तो पूरा दिन का लग जाएगा। ससुराल वालों का ताना, तो ये सब चीजें सब लोग नहीं झेल पाते हैं, वो टूट जाते हैं और फिर से अपनी दुनिया में 10-20 हज़ार रुपया कमाना आसान है बाहर में, तो वहां पे लोग शिफ्ट हो जाते हैं। बिल्कुल। चलिए, क्या इंपॉर्टेंट होता है एक लीडर के लिए? पेशेंस, कम्युनिकेशन, या दूरदर्शिता, विजन? सबसे मैं बोलूँ कि पेशेंस के साथ साथ में कम्युनिकेशन भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम लोग किसी प्रोफेशनल परिवार से नहीं आते हैं, तो हमें यहाँ पे सीखना पड़ेगा अपने आप को। जी। हमारे अंदर वो चीज़ें नहीं होती है, और कहा भी गया कि हर कोई अपने माँ के कोख से परफेक्ट होके नहीं आता है।
मैंने एक ही चीज बोला, किसी के अंदर जेनेटिक हो सकता है, लेकिन किसी को पैदा करना है तो हमें अपडेट करने के लिए उस प्रोफेशन के अकॉर्डिंग हमें सीखना पड़ेगा। उस प्रोफेशन के लिए हमें तैयार होना पड़ेगा कि हम उस प्रोफेशन में कैसे अपने आप को चला पाएंगे, आगे बढ़ पाएंगे, हमारी नीड क्या है उस प्रोफेशन की, तो हमें ढालना पड़ता है। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। तो अभी आपने सुना जितेंद्र जी की लाइक्स डिसलाइक्स, बाकी हम ऐसे ही पॉडकास्ट और भी लाते रहेंगे। अभी आप सुन रहे थे डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के उभरते लीडर जितेंद्र कुमार मौर्य जी को, जिन्होंने हमें अपनी लाइफ के बारे में बताया, लीडरशिप क्या होती है उसके बारे में बातें करी, चैलेंजेस और फेलियर से इंसान कैसे बड़ा बनता है, काफी बारीकी से सभी पहलुओं पर बात की, जिसके लिए हम इनका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। ओके, थैंक यू। आज के इस पॉडकास्ट में बस इतना ही। किसी और दिन किसी नए लीडर के साथ आपको रूबरू करवाएंगे लीडिंग लीडर्स के इस पॉडकास्ट पे, इस प्लेटफॉर्म पे। तब तक के लिए हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लीडिंग लीडर्स चैनल को।